आइए दोस्तों, आज हम जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभ्यताएं हैं वो तीन काल में पाई गई हैं: प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो फर्स्ट है प्राक ऐतिहासिक काल। ऐसा समय जिसके इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध न हो, यानी आज तक इस काल के कोई भी जो लिखित साक्ष्य है वो हमें उपलब्ध नहीं है। आधि ऐतिहासिक काल, जिस समय में इतिहास के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हों लेकिन उन्हें पढ़ा जाना संभव नहीं है, यानी आज तक भी उस लिपि को है वो पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल ऐसा समय है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जाना संभव हो, तो ये है ऐतिहासिक काल। वर्तमान में ऐतिहासिक काल है। तो आइए, अब फर्स्ट सभ्यता है वो अपनी है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर में है। इस सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता है उसके प्रमुख रूप से हम जाना जाता है। इसके जो उत्खननकर्ता या खोजकर्ता हैं वो है अक्षय कीर्ति व्यास हैं और उन्होंने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच है। यह सभ्यता ताम्र युगीन, लोह युगीन, पाषाण युगीन, कांस्य युगीन सभी का क्या है मिश्रण है। ये इस सभ्यता में ताम्र युगीन, लोह युगीन, पाषाण युगीन, कांस्य युगीन सभी सभ्यताओं का क्या है ये मिश्रण है और यह है एक ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। अब संस्कृति के जो उपनाम हैं वो क्या क्या हैं, देखो, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे मर्तकों का टीला भी कहते हैं। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इसको मर्तकों का टीला भी कहते हैं। इसके जो प्राचीन नाम हैं वो हैं ताम्रवर्ती नगरी है, धूलकोट है, अघाटपुर है, अघाट दुर्ग है। ये इसके क्या है प्राचीन नाम है। इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में हम क्या कहा जाते हैं, धूलकोट का कहते हैं। इस जो आहड़ सभ्यता है इसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा गया है। आहड़ सभ्यता में जो सर्वाधिक खुदाई का कार्य है वो धूलकोट नामक रेत के टीले पर है, वो सर्वाधिक खुदाई की गई है और इसकी खुदाई है वो RC अग्रवाल, इनका पूरा नाम है रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। यह सभ्यता आहड़ नदी, बेड़ज नदी, बनास नदी के किनारे पे स्थित है। सर्वप्रथम इस सभ्यता में जो खुदाई है वो आहड़ नामक स्थान पे हुई थी। इस सभ्यता में उत्खनन का जो कार्य है वो 3 स्तरों में हुआ। प्राथमिक स्तर खुदाई में जो स्फटिक पत्थर हैं वो सबसे अधिक मिले हैं। ऐसे पत्थर जिनसे हथियार व उपकरण बनाए जा सकते हैं वो स्फटिक कहलाते हैं। दूसरा चरण है तांबे के उपकरण। जो दूसरे चरण है उसमें तांबे के उपकरण सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। और तीसरा स्तर है वो है काली व भूरी मिट्टी से निर्मित मर्दभांड, तीसरे चरण में प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित हैं और अतः यह क्या है ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ सभ्यता के मकान है वो आयताकार रूप में निर्मित है। एकमात्र सभ्यता है जिसके मकान है वो आयताकार रूप में मिलते हैं। इस सभ्यता में धूलकोट पर उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम धूलकोट पर जो उत्खनन का कार्य है वो किसने किया, RC अग्रवाल ने। राजस्थान सरकार की तरफ से नियुक्त व्यक्ति है वो विजय कुमार थे एवं RC जो चक्रवर्ती थे। चक्रकूप मकान के बीच में कुआं बना हुआ था। जो आहड़ सभ्यता में जो मकान मिले हमें उनके बीच में एक तो मकान के बीच में कुआं होता था। आहड़ सभ्यता में पानी सोखने की एक वैज्ञानिक पद्धति भी थी। यहाँ की सभ्यता में एक मकान में एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण मिले, अर्थात संयुक्त परिवार पर था और सामूहिक भोजन व्यवस्था का यहाँ पे प्रबंध था। आहड़ सभ्यता में सिंचाई ग्रिड स्टेशन पद्धति यानी क्यारा पद्धति से होती थी। बड़े बड़े मिट्टी से निर्मित अनाज रखने के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोटे कहा जाता है। जो अनाज रखने के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं उनको स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोटे कहा गया है। सिंचाई हेतु प्रयुक्त हल लोहे धातु से बने होने का प्रमाण मिला है। कृषि है वो किस किस की कृषि की जाती थी, ज्वार और चावल है उसकी कृषि की जाती थी। यहाँ पर एक साथ 6 विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनकी किनारों पर यूनानी भाषा के लेख अंकित हैं। एक तरफ अपोलो देवता का चित्र अंकित है तो दूसरी तरफ तीर, तरकस एवं त्रिशूल की आकृति अंकित है, अर्थात यहाँ के निवासियों का यूनान के साथ क्या था,
व्यापारिक संबंध था। तो आहट सभ्यता का जो संबंध था वो यूनान के साथ में, जो व्यापारिक संबंध थे यूनान के साथ में आहट सभ्यता के। दूसरी मुद्रा में एक मुद्रा मिली है जिसमें पुरुष पर मूछ जैसी प्रतिमा अंकित प्राप्त थी, अर्थात परिवार है वो क्या थे, पितृसत्तात्मक होते थे। यहाँ के जो आहट सभ्यता के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे, जैसे आज हमारे हैं। आहट सभ्यता को हेरेंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या जैसे हेरेंडो सभ्यता में क्या है, तांबा आगा, लोहा और पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आहट सभ्यता ईरान एवं बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। आहट सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? ईरान और बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि इन सभी जगहों पर बिना हत्थे के जो बर्तन है ना वो अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी जो बर्तन थे उनको पकड़ने का जो हत्था होता है वो नहीं होता था। इस सभ्यता के लोगों में शव दफनाने की है वो परंपरा थी। जैसे गुलगुली समाधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे गुलगुली समाधि में जैसे हड्डियों को तोड़कर प्लस शव एवं खाद्य सामग्री प्लस आभूषण समेटकर दफनाया जाता था। तो जो अवशेष होते थे, जो बॉडी होती थी उसकी पूरी हड्डियों को तोड़कर शव के साथ में खाद्य सामग्री प्लस आभूषण समेटकर उनको दफनाया जाता था। जो प्रमुख व्यवसाय हैं आहट सभ्यता के वो कौन से हैं? यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो तांबे के उपकरण बनाना था। एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? वो आहट से प्राप्त हुई है। अब दूसरी है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो आहट सभ्यता है उसमें थोड़ा बच गया है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। देखो, कुछ कथन है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो आहट सभ्यता के मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा जो मुख्य रूप से जो कृषि कार्य है वो किया जाता था। तो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो प्रमुख रूप से क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। और आहट सभ्यता की खुदाई के दौरान भूरी काली मिट्टी से निर्मित एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासिल बुल या बनासियल बुल भी कहा गया है। यहाँ के लोग हैं वो रंगाई छपाई से भी परिचित थे। तो जो आहट सभ्यता के लोग हैं वो रंगाई और छपाई दोनों से जो परिचित थे। आइए अब शुरुआत करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी ताम्र युगीन सभ्यता या कांस्य व ताम्र दोनों। और ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर एवं सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? अमलानंद घोष हैं। 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य है वो पीवी लाल और बीके थापर ने 1961 और 1969 के बीच में की थी। 61 और 69 के बीच में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा को क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी कहा जाता है। जो कालीबंगा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये ताम्र युगीन सभ्यता है और इसका कालक्रम है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में स्थित है। कालीबंगा है, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात ये सड़कें ऑक्सफोर्ड, जाल, ग्रिड और टेकन पद्धति से निर्मित थी। सड़कों के किनारे पर स्थित जो मकान होते थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे एवं दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे और जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। मकानों के अंदर जो फर्श और वह आंगन थे वो अलंकृत थे और एवं स्वास्तिक चिन्ह यानी साठ्या के प्रमाण मिले हैं। जो हमारे घर के सामने बरामदे पर हम साठ्या जो लगाते हैं ना, चिन्ह होता है, उसके भी प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में तंदूर का चूल्हा मिला है, एक तंदूर का चूल्हा मिला है, अर्थात यहाँ के लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो क्या था? गेहूँ था। यहाँ के लोगों का जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था एवं लोगों को घोड़े के बारे में भी क्या थी? जानकारी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता में जो शव था उसके साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था। यहाँ की मकानों की जो दीवारों में विशाल दरारें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के जो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ की जो मकानों की नालियाँ थी वो लकड़ी से निर्मित थी। जो नालियाँ बनी होती थी वो लकड़ी से निर्मित थी। और सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता में दोहरी फसल के प्रमाण मिले हैं, 2 फसल एक साथ में उगाई जाती थी। और पूर्ण हाथी दांत के अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत के अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो प्रमुख फसलें थी वो क्या थी? गेहूं एवं चावल के जो प्रमाण हमें मिले हैं। इस सभ्यता के शवों को है वो गाड़ने की परंपरा थी, ठीक है। और इसमें 2 समाधियां प्राप्त हुई हैं, एक तो अंडाकार समाधि है और एक गुलगुली समाधि है, ठीक है। तो इसमें अंडाकार समाधि में देखो, जो अंडाकार समाधि है इसमें सिर तो है वो पश्चिम की तरफ होता है और पूर्व की तरफ पैर किया जाता है। और गुलगुली समाधि है उसमें सिर है वो उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होती है। कालीबंगा की सभ्यता के जो परिवार थे वो क्या थे? मात्र सत्तात्मक परिवार थे, ठीक है। और यहाँ से एक मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता के तो परिवार कौन से थे? मात्र सत्तात्मक। तो आर्य सभ्यता के जो परिवार थे वो पितर सत्तात्मक थे। कालीबंगा सभ्यता में काली मिट्टी से निर्मित मर्दबांड के अवशेष भी मिले हैं। इस सभ्यता में अधिकांश जो उपकरण है वो बेलनाकार आकृति में हमें प्राप्त हुए हैं, अर्थात इस सभ्यता का संबंध है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। कालीबंगा सभ्यता में मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। जो मध्य एशिया थी उसके साथ में जो व्यापारिक संबंध होने के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। यहाँ से प्राप्त अग्निवेदिकाएं एवं हवन कुंड को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ नर व पशु की बलि के प्रमाण मिलते हैं। जैसे एक तो अग्निवेदिकाएं, हवन कुंड है, जैसे हथियार, इनको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर नर की और पशु बलि दोनों की बलि दी जाती थी। कालीबंगा सभ्यता का जो व्यापार है वो अब तक 3 बार उत्खनन किया जा सकता है, नहीं किया गया है। तो व्यापक स्तर पर जो है कालीबंगा सभ्यता का जो व्यापक स्तर पर अब तक 3 बार उत्खनन किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली बार उत्खनन कार्य किया गया इस स्थल पर हुआ। देश का तीसरा सबसे जो बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कालीबंगा है। इसमें पहले नंबर पर आता है धोलावीरा, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में है। तीसरे नंबर पर है कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण घग्गर नदी का क्या है? विलुप्त होना बताया जाता है, ठीक है। अब आगे तीसरे नंबर पर आती है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता वो जयपुर में है और बाणगंगा नदी के क्या है? तट पर है। जो इसका वर्तमान नाम है वो विराटनगर है। कालक्रम है इसका 2500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। बेराट सभ्यता में अधिकांश जो उपकरण हैं जिन पर मौर्य शब्द अंकित हैं, जो सभ्यता में जितने भी उपकरण मिले हैं उत्खनन में, उनमें क्या है? मौर्य शब्द अंकित है या मिलते हैं। और जो बेराट सभ्यता है इसके जो खोजकर्ता हैं वो सबसे पहले किसने खोजे? रॉबर्ट कैप्टन ने। जो कैप्टन रॉबर्ट है 1837 ईस्वी में। उत्खनन का कार्य है वो फर्स्ट नंबर पे है तो राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। ये तो छोटे स्तर पर इसका उत्खनन किया गया। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? व्यापक स्तर पर उत्खनन होता है और दयाराम साहनी ने पुरातत्व विभाग की ओर से उत्खनन कार्य करते हैं। सबसे बड़ा जो व्यापक स्तर पर उत्खनन है वो किसने किया? इसमें 2 हैं, एक तो नीलरतन बनर्जी है और कैलाश दीक्षित हैं। इन्होंने व्यापक स्तर पर जो उत्खनन है वो यहाँ पे करवाया। जयपुर शासक है वो राम सिंह सेकंड को खुदाई के समय सोने का एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो किसको वो कलश मिला था? वो है राम सिंह सेकंड को खुदाई में एक सोने का कलश मिला जहाँ पे जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनके अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता से बौद्ध और मौर्य अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बौद्धकालीन और मौर्यकालीन दोनों अवशेष प्राप्त होते हैं। एकमात्र ये सभ्यता है जहाँ से बौद्ध और मौर्यकालीन जो सभ्यता उनके अवशेष मिलते हैं, काल हैं उनके अवशेष मिलते हैं। बेराट सभ्यता के अवशेष हैं वो 3 अलग अलग पहाड़ियों से हमें प्राप्त होते हैं। एक भीम की डूंगरी है, एक बीजक की डूंगरी है, एक गणेश की डूंगरी है। बुने हुए जो कपड़े के अवशेष भी हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो बेराट सभ्यता से मिलते हैं। आइए अब हम भीम की डूंगरी के बारे में जानते हैं। इस स्थान से महाभारत काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भीम डूंगरी पहाड़ी है, इस पे महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होने के जो हैं वो प्रमाण मिले हैं।
विराटनगर के सेनापति कीचक के द्वारा द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। इसके साक्ष्य भी हमें भीम की डूंगरी से मिलते हैं। भीमलत कुंड का निर्माण भी इसी स्थल पर हुआ। और यहाँ पर जो भीम डूंगरी है, यहाँ पर एक साथ 36 मुद्राएं सूती कपड़े में मिली हैं। सूती कपड़े में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक शैली की प्राप्त होती हैं। अब आती है बीजक डूंगरी। बेराट सभ्यता के जो सर्वाधिक अवशेष मिले हैं वो कौन सी पहाड़ी से मिले हैं? बीजक की डूंगरी से मिले हैं। बीजक की पहाड़ी पर 2 भाब्रू शिलालेख खोजे गए हैं। प्रथम भाब्रू शिलालेख है वह है खोजकर्ता है उसके कैप्टन रॉबर्ट है, 1837 ईस्वी में उनको प्राप्त हुआ। वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है 1840 से। ठीक है, भाब्रू शिलालेख फर्स्ट का संबंध है वो सम्राट अशोक से था। ये शिलालेख फिदेन बुस्तो या फिदेन बुस्टो लिपि में लिखित है, यानी सर्पिलाकार लिपि थी ये। इस शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष हैं वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जो भारत के सबसे जो प्राचीनतम मंदिर हैं उनके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो बेराट सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। इस शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के अनुसार मठ एवं स्तूपों का जो विनाश का कारण है वो मिहिर वंश के द्वारा किया गया। सम्राट अशोक के जो 3 शब्द हैं वो संघ, धम्म और बुद्ध का उल्लेख भी इसी शिलालेख में किया गया है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने सर्वप्रथम गो हत्या पर या जो पशु बलि है उस पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। अब भाब्रू शिलालेख है सेकंड, ये है खोज है इसकी कोलाइल ने की थी 1871-72 ईस्वी के आसपास। इस शिलालेख में मुख्य रूप से यहाँ से जो निकाली गई मुद्राएं एवं प्राप्त उपकरणों की हमें जानकारी मिलती है। शंख जैसी आकृति के सर्वाधिक उपकरण है वो इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जो शंख की आकृति के समान जो उपकरण बने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक चमकीली काली मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो चमकीली और काली मिट्टी के जो बर्तन है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अब गणेश डूंगरी है। गणेश डूंगरी पर पंचमारक और आहत के सिक्के प्राप्त हुए हैं तथा मुगलकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के सर्वाधिक चमकीले काली मर्दबांड के अवशेष इसी डूंगरी से हमें प्राप्त होते हैं। शंख जैसी और बैल जैसी मिट्टी की मूर्ति यानी बेराट बुल भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 634 ईस्वी में जो विदेशी यात्री था वो हैनसांग इस स्थल पर आया था। ये शायद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। 634 ईस्वी में विदेशी यात्री हैनसांग इस स्थल पर आया था एवं इसने यहाँ पर 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। हैनसांग ने कितने बौद्ध मठों की संख्या बताई? 8 की। मुगल साल के भी अवशेष हैं वो यहाँ से बेराट सभ्यता से हमें मिलते हैं। अब आती है गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना सीकर। कांतली नदी के तट पर एवं नीमका थाना सीकर में। ठीक है, कांतली नदी के तट पर नीमका थाना सीकर में ताम्र युगीन सभ्यता है, यानी सभ्यताओं की जननी भी इसको कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता है, ये एक ताम्रकालीन सभ्यता है और इसे गणेश्वर जो सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। कांतली नदी के तट पर ये कहाँ है? नीमका थाना सीकर में है। इसके जो खोजकर्ता वो उत्खनन करता है वो एक तो दयाराम साहनी हैं, दूसरे हैं RC अग्रवाल हैं, जिसे तेल के टीलों पर सर्वाधिक खुदाई की थी किसने? RC अग्रवाल ने। दूसरे हैं विजय कुमार, सर्वाधिक योगदान दिया था बरवड़ा पर खुदाई। यहाँ के बरवड़ा नामक स्थान पर है, वहाँ पर विजय कुमार ने खुदाई की थी और सर्वाधिक योगदान है विजय कुमार का। इस सभ्यता में तेल का टीला व बरवड़ा नामक 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य हुआ, एक तो तेल का कुआं और बरवड़ा नामक स्थान पर। सर्वप्रथम 1977 में RC अग्रवाल ने तेल का टीला नामक स्थान पर क्या किया? उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2800 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता के जो प्रमुख अवशेष के रूप में हमें तांबे से निर्मित है वो मछली पकड़ने का कांटा, तांबे से निर्मित खंडित नाव के अवशेष मिले हैं। अर्थात यहाँ के लोग मछली पकड़ने का कार्य करते थे और प्रमुख खाद्यान्न था वो चावल रहा होगा। राज्य की एकमात्र सभ्यता यहाँ के मकान है वो पत्थरों से निर्मित थे। ठीक है, तो कालीबंगा आर्ट सभ्यता वहाँ के जो मकान थे वो तो किससे निर्मित थे? कच्ची या पक्की ईंटों से थे। यहाँ से हैं वो पत्थरों से निर्मित थे। मकानों के अंदर परिनीली या हैंगर लगी हुई होती थी। तांबे से निर्मित है संदूक, फरसे,
बाणगर, तीर, कुल्हाड़ा के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, संधू को बेरी कहा गया है। इस सभ्यता में जो खंडित साठ्य के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। साठ्य को क्या कहते हैं? स्वास्तिक कहते हैं। तांबे से निर्मित गोफन जैसी गोलियों के अवशेष भी मिले हैं। तो तांबे जैसे निर्मित गोफन जैसे जो गोलियों के अवशेष भी मिले हैं। तांबे से निर्मित खेल के उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के निवासी हैं वो केवल तांबे धातु से ही परिचित थे। प्रत्येक उपकरण में 99% तांबे का प्रयोग करते थे। खंडित हाथी दांत के अवशेष भी हैं वो गणेश्वर सभ्यता से हमें मिले हैं। पूर्ण हाथी दांत का अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।